जो बचे हुए आपके दिन हैं वो कैसे करें, और दूसरी चीज़ जो ये बताने जा रहा हूँ उसमें कि पहले तो आप ये जानें कि किस प्रकार के, किस तरह के स्टूडेंट हैं आप। बिना ये बात जाने हुए अगर आपको बीमारी नहीं पता तो आप उसकी दवा नहीं कर पाएंगे। और आई हैव सीन दिस इज अ पेंडेमिक, ये भी एक एपिडेमिक या पेंडेमिक कह लें अमंग द स्टूडेंट्स की दे वांट टू फिक्स समथिंग विच दे डू नॉट नो वेयर इट इज ब्रोकन फ्रॉम। वो ऐसी चीज को सही करना चाहते हैं जो उन्हें पता ही नहीं है कि वो खराब कहां पर है। वो खराब है ये मैं मानता हूं, मगर स्टूडेंट भी जानते हैं कि वो खराब है, पर वो सही कहां से करें, उसे उसमें खराबी क्या है। तो शायद ये वीडियो आपकी थोड़ी मदद करेगा ये बात समझने के लिए कि चीज में खराबी कहां पर है। तो सबसे पहले तो हम कुछ पहले पॉइंट्स देख लें, समझ लें, उसके बाद हम इस बात पे जाएंगे कि चीज खराब कहां है, करना क्या है। बहुत टेक सेवी नहीं हूं मैं, जो भी मुझे बताया गया कैसे बनाना है तो मैं उस पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और ओवर द ईयर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके ये प्रॉब्लम होती है, एंड आई ऑल्सो सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ मेनी स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा मैं स्टूडेंट टेस्टिमनी में नहीं बिलीव करता हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे बताया कि सर ये हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो जब मैंने आधे घंटे सुनने के बाद मुझे समझ में आया बहुत सारे स्टूडेंट कुछ 5-6 तरीके की प्रॉब्लम से परेशान है। तो पहले हम ये पूरा वीडियो एक बार थोड़ा आप आगे देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि एवरीवन इज नॉट एट द सेम फेज। हर कोई एक परेशानी से परेशान नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट जो लिख सकते हैं वो ये है कि नो स्ट्रेट जैकेट। अगर स्ट्रेट जैकेट की स्पेलिंग यही है, नो स्ट्रेट जैकेट स्ट्रेटजी। कोई एक स्ट्रेटजी वन फॉर ऑल नहीं होती है। अगर आप पढ़ाई आपकी अच्छी नहीं चल रही है और आप एक जनरल सी बात सुन ले कहीं पर भी कि ऐसे पढ़ना चाहिए या सुबह पढ़ना चाहिए या शाम को पढ़ना चाहिए, तो ये एक बेवकूफ़ी है। या आपसे कोई कह दे कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो और आप अपने नेचुरल टाइम टेबल के अगेंस्ट सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे बहुत सारे करियर बचपन में ही बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप उन पर ऐसा टाइम टेबल या ऐसी स्ट्रेटेजी फोर्स करते हैं जो उनके लिए नहीं बनी हुई है। तो इफ यू आर वेरी लकी, आपके माँ बाप आप पर वो स्ट्रेटेजी फोर्स करेंगे जो सही है। अदरवाइज इट गिव्स वेरी रॉन्ग आउटपुट टू द स्टूडेंट्स। तो अपने ऊपर ऐसी कोई स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट ना करें बिना जाने हुए। दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज तो नहीं है, इसी में बताऊंगा कि ऑल वर्क नो प्ले मेड जैक अ डल बॉय एंड ऑल प्ले नो वर्क मेड जैक अ डल बॉय। किसी भी एक्सट्रीम में आप जाएंगे तो वो आपको नुकसान करेगा। ये बहुत ही, पढ़ना कोई एक ऐसा काम नहीं है कि आपको एवरेस्ट पे चढ़ना है। ये आपको अपने डेली टाइम टेबल के हिसाब से ही करना होता है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप कोई भी और काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बहुत ज्यादा आप आर्मी के उसकी तरह लेंगे, बूट कैंप की तरह अपनी लाइफ बनाएंगे, तो आप देखेंगे ये हफ्ते 10 दिन से ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि किस प्रकार अपनी पढ़ाई को अपनी लाइफ की हार्मनी में करें। आगे होपफुली हम समझेंगे। नेक्स्ट चीज जो ये समझें वो ये है कि सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करें द टाइप ऑफ स्टूडेंट यू आर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्टूडेंट यू आर। अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल है कि आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर पाएंगे। जब भी क्लास के बाद या ऐसे फोन पर या व्हाट्सएप पर स्टूडेंट मैसेज या बातें करते हैं थोड़ा इमोशनल होकर कि सर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, वी नो एवरीथिंग, बुक्स पता है, हमें सारा सिलेबस पता है, पर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो कई बार मैंने उनसे ये पूछ के, ये बात करते करते ही मुझे भी समझ में आया कि उन्हें यह पता ही नहीं है कि उनका बेसिक इनहेरेंट नेचर क्या है, वो किस तरह के स्टूडेंट है। उन्हें बस ये पता है कि उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है और उन्हें अपनी पढ़ाई को अच्छा करना है। उन्हें बाकी ये सब नहीं पता कि वो किस तरह के स्टूडेंट हैं, क्या करना चाहिए और किस फेज में हैं, किस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये समझें कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं। उसको समझने के लिए एक फ्लो चार्ट कह लें या एक फिगर मैं बनाना चाह रहा हूं। इसमें आप सबसे पहले ये समझें कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं। तो पहले हम यहां पे ऊपर बना लें ऑल स्टूडेंट्स।
मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट डिवाइड कह सकते हैं, दे कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डेली आउटपुट। याद रखें, डेली का मतलब रैंडम डे नहीं है, बेस इफेक्ट जैसा आपने पढ़ा होगा, कोई रैंडम डे नहीं है, एक जनरल डे। ओवर द मंथ 20-25 डेज आपके जैसे जाते हैं वैसा डे। ये नहीं एक दिन आपका सिर दर्द हो रहा है या तबीयत खराब हो गई, आपको कहीं जाना पड़ गया, आप उसको अपने डेली आउटपुट का ये एक रिप्रेजेंटेटिव डे नहीं बना सकते हैं। हमारा रिप्रेजेंटेटिव डे वो होगा जो महीने में 20 दिन जैसे हम जीते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको डिवाइड करके अमंग 2, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 देख लें, दोज हु आर गोइंग ओके। ओके का मतलब यह है कि आपका डेली आउटपुट एक सेटिस्फैक्ट्री आउटपुट है। आपको बहुत ज्यादा ये नहीं सोचना पड़ता है कि आज दिन भर, आप शाम को जब सोते हैं तो हाँ बिल्कुल यू मे नॉट बी 100% सेटिस्फाइड, बट आपको ये लगता है कि ठीक रहा, इट वॉज नॉट बैड। एक दिन आपने ठीक ठाक पढ़ाई कर ली, बेहतर हो सकती थी, बट यू आर नॉट कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड, आप इरिटेट होके नहीं सोए। नेक्स्ट एक बहुत बड़ी जो कैटेगरी है ये उनकी है जिनको लगता है उनका डेली आउटपुट नॉट ओके, कि यार ये क्या हो गया, ये तो पूरा दिन ही चला गया, कुछ हम कर भी नहीं पाए, उनका आउटपुट बहुत ही पुअर हो गया। याद रखें, जब आपका बहुत पुअर होगा तो आपको समझ में आ जाएगा इट इज वेरी पुअर, और अगर आपके बेस्ट से थोड़ा सा कम या थोड़ा 19-20 हो रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, इट कुड बी बेटर बट इट्स नॉट सो डिजास्टरस, ये कोई बहुत डिजास्टरस नहीं रहा। अब हम सबसे पहले 1 के अंदर फिर से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइप्स में। सबसे पहले 1.1, वो जिनकी पढ़ाई ठीक ठाक जाती भी है, पूरा दिन वो ठीक ठाक पढ़ भी लेते हैं एक मिनिमम रिक्वायरमेंट का। और दूसरा ये है, इसमें जो जिस कैटेगरी 1.1 ये है कि दे हैव आइडेंटिफाइड देयर सोर्सेज ऑफ स्टडी। उनको इस बात पे विश्वास है, उनको ये पता है, दे हैव गुड बिलीफ कि जो बुक्स वो रेफर कर रहे हैं, जो वो पढ़ रहे हैं, वो अच्छी हैं और वही उन्हें पढ़नी है लास्ट तक, उन्हीं का उनको रिवीजन करना है। तो उनको बुक्स भी पता है, नीचे से देखें तो पहले उनको बुक्स पता है और वो रोज उन बुक्स को ठीक ठाक पढ़ते हैं। तो ये पहली कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी है 1.2, ये उन स्टूडेंट्स की है दोज हु आर येट टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट सोर्सेस। ये ज्यादातर उन स्टूडेंट्स के लिए होता है, वैसे तो बहुतों के लिए है, ये सबके लिए ही है, पर ज्यादातर वो हैं who prepare on their own, जो खुद से तैयारी कर रहे हैं। और वैसे ये सभी तरह के स्टूडेंट हैं जो तैयारी कहीं कोचिंग भी कर रहे हैं, कहीं यहाँ राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में या किसी भी देश के कोने में पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए है ये कि वो इस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, सर ये पढ़ें, सर वो पढ़ें, तो सर इसके बाद कौन सी बुक पढ़ें, और सोसाइटी में क्या पढ़ें, डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या पढ़ें, हिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ें, तमिलनाडु बोर्ड पढ़ें, टीएमएच पढ़ें, स्पेक्ट्रम पढ़ें, तो विपिन चंद्रा पढ़ें। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं जिन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किए हैं एग्जैक्ट सोर्सेज। होता क्या है कि वो पढ़ते तो हैं रोज, अब उनकी क्या प्रॉब्लम है, वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम 1.1। वो रोज पढ़ते तो हैं पर इस डिसबिलीफ और एंग्जाइटी के साथ कि जो वो पढ़ रहे हैं उसके अलावा उन्हें क्या पढ़ना है, ये कब खत्म होगा। तो उन्हें एक वो फीलिंग आती है कि दे आर मूविंग ऑन अ रोड जिसका उन्हें ठीक से पता नहीं है कि ये किधर मुड़ेगी, क्या होगा, हम कैसे अंत तक अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो
ये थोड़ा भटके हुए स्टूडेंट होते हैं और एंजाइटी के कारण ये कुछ और कर नहीं पाते हैं, इनमें भी थोड़ी एंजाइटी आने लगती है। नेक्स्ट देखें, अच्छा सिलेबस और बुक्स जो है वो इनफाइनाइट है। किसी एक नए से आप बात करें तो वो एक नई बुक आपको बता देगा। अब हम बात करते हैं इनका क्या करना है, कैसे करना है, आगे देखते हैं। सबसे पहले तो हम कैटेगरी बना लेते हैं और आप आइडेंटिफाई करें आप कहां पर हैं। जहां पर भी हैं उस प्रॉब्लम को वैसे सॉल्व करने की कोशिश करें। आपको अगर ये नहीं पता तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैटेगरी 2 में, हु आर नॉट ओके। ये ज्यादा बड़ी कैटेगरी है, मतलब मेन हिस्सा तो यही है जो नॉट ओके है। इसमें एक बार बना लेते हैं 2.1 एंड 2.2 का। सबसे पहले देख लें 2.1, वो लोग, अच्छा नॉट ओके, नॉट ओके का यहां मतलब यह है कि जो अपनी पढ़ाई को रोज सेटिस्फैक्टरीली खत्म नहीं करते हैं, जो दिन के अंत में जितना सेटिस्फाइड वो सुबह होते हैं उससे बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड वो शाम को होते हैं, और सोते हैं टाइम पे। जब भी वो सोते हैं तो उन्हें लगता है यार ये क्या हो गया, आज का दिन तो खराब चला गया। तो सबसे पहले हम डालते हैं 2.1। 2.1 में पहली जो सब कैटेगरी 2.1 है वो ये है, दोज हु कैन नॉट मैनेज satisfactory सिटिंग टाइम। मतलब वो स्टूडेंट जो बेचारे पढ़ने बैठ ही नहीं पाते हैं, अपनी कुर्सी पर सिटिंग टाइम ही नहीं रख पाते हैं, पढ़ने बैठने का ही उनको मौका नहीं मिलता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पूरे दिन में जब शाम को समझते हैं तो उनको ये समझ में आता है यार हम आज पढ़ने बैठ ही नहीं पाए। एक आध दिन सबके साथ होता है, ये कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ नहीं होता है। और सेल्फ इमेज इससे खराब होती है, बहुत प्रॉब्लम्स है। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेचारे इसमें फंसे रहते हैं। दिन महीने में कई दिन ऐसे बीत जाते हैं जब उनके साथ ये हो जाता है, उन्हें नहीं समझ में आता है कि इसका करना क्या है। तो सबसे पहले तो हम उनकी बात करते हैं। तो 2.1 में दो सब कैटेगरी आती है। टू 1.1 इनमें से कुछ वो लोग हैं, दोज हु आर स्टक इन दिस ड्यू टू समथिंग इनएविटेबल। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको वो टाल नहीं सकते। एग्जाम्पल इसका, जो जॉब करते हैं, जिनकी अभी कहीं क्लासेस ऑप्शनल जीएस सब साथ में चल रहा है, कॉलेज जाते हैं जो, या जिनका ट्रैवल टाइम बहुत हाई है, जैसे यहां पे आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट नोएडा से आते हैं, गुड़गांव से आते हैं, तो उनको ये नहीं समझ में आता है सर कि हम अपना टाइम कैसे मैनेज करें, क्या करें इसमें। तो यस, इट्स अ प्रॉब्लम, बट ये इनएविटेबल है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ये लोग बहुत ज्यादा चिंता ना करें, कई सारों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और अगर आप मतलब उनको हमेशा ये फील होता है कि दे आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग, जॉब वालों से मेरी गुजारिश है बस कि वो जॉब ना छोड़ें, जॉब के साथ इसे मैनेज करें। आगे के वीडियोस में हम देख लेंगे कि इनको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। अगर आप इस प्रॉब्लम इस 2.1.1 में है तो बहुत मतलब डोंट लूज द पेशेंस, ऐसा कोई आपके साथ बहुत गलत नहीं हो रहा है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम आगे करेंगे, कैसे करना है वो अगले किसी वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट आता है 2.1.2। ये वो हैं
जो सेटिस्फैक्ट्री सिटिंग टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं। बट जो इनके साथ प्रॉब्लम है उसका कारण यह है कि एंटायर डे स्लिप्स आउट ऑफ हैंड। ये खुद भी नहीं समझ पाते हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि क्या करते हो सारा दिन, तो ये नहीं ठीक से बता सकते हैं कि ये क्या करते हैं। अगर आप इस परिस्थिति में हैं कि आप पूरा दिन बस पढ़ने यूं ही नहीं बैठ पाते हैं, आपको कुछ ना कुछ काम लगा रहता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ और काम याद आ जाता है, फिर आप उठ के जाते हैं कहीं खाना खाते हैं, फिर आपका कोई दोस्त आ जाता है, शाम को आपने कोई टाइम बना रखा, किसी को जिम जाना होता है, किसी को किसी क्लास में जाना होता है, किसी को कहीं जाना होता है, और अगर आपसे कोई पूछे कि आप अपने आप को 2.1.1 में नहीं डाल पा रहे हैं, एग्जैक्ट कोई इनएविटेबल नहीं है, बस आप नहीं समय दे पा रहे हैं, तो आप 2.1.2 में हैं, ऑब्वियसली आप के साथ जो भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वो इनएविटेबल नहीं है, बट फिर भी हो रहा है। इनका हम देखेंगे आगे क्या करना है, आगे कहीं समझेंगे कि इससे आप कैसे बचें। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स की, हो जाती है कभी कभी। हम लोग वी कीप ऑन चेंजिंग आवर कैटेगरी, वी आर गोइंग ओके, सारे सोर्सेज भी आइडेंटिफाई हैं, पर हफ्ते 10 दिन आपके साथ ऐसे आएंगे कि आप 2.1.2 पर पहुंच जाएंगे और फिर वापस आ जाते हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा होता है। देयर आर बैड डेज, देयर आर बैड वीक्स, बट कई बार आप इसी में स्टक रहते हैं। तो उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व आगे देखते हैं वीडियोस में कैसे करना है। नेक्स्ट आते हैं जिनको मैं मानता हूं मोस्ट हेल्पलेस पीपल लिविंग द मोस्ट डिफिकल्ट लाइफ। ये वो समस्या है जिसको सबसे डिफिकल्ट है ये, और जिसको जो स्टूडेंट जी रहा है वो किस तरह जी रहा है उसका दिल ही जानता है। ये वो कैटेगरी है, दोज हु सिट, मतलब सफिशिएंट टाइम, वो बैठते भी हैं, बट कैन नॉट स्टडी। 4-4, 5-5 घंटे बैठते हैं वो, पर उनका आउटपुट 1 पेज 2 पेज पर आता है। तो ये वो हैं जो पूरा पूरा दिन 1 पेज पढ़ते हैं और पढ़ने बैठते भी हैं। सबसे दिक्कत की बात यह है 2.1.2 और 2.2 में दिक्कत यह है कि वो पूरा दिन बैठते हैं और पढ़ नहीं पूरा दिन बैठते ही नहीं है। जब बैठते ही नहीं है तो ऑब्वियसली पढ़ भी नहीं पाएंगे। ये वो हैं जो बैठते हैं पढ़ने, बट इनकी बॉडी में वो स्टिमुलस, वो रिस्पॉन्स नहीं आता है, और सारे का सारा दिन ये बैठे बैठे बस बेचारे पढ़ नहीं पाते हैं। इनका आउटपुट बहुत ज्यादा गिर जाता है। बिल्कुल जैसे आप देखें कार है, वो हाईवे से चलती चलती एक कीचड़ में घुस जाए और आप एक्सीलेटर दबा रहे हैं, पेट्रोल भी जल रहा है, कार भी जोर लगा रही है, इंजन पर भी जोर आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर आपकी कार आगे नहीं बढ़ रही है। तो ये भी बेचारे उसी तरह होते हैं कि इनकी भी कार जो है, इनकी भी जो तैयारी है, पढ़ाई है, वो ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां एफर्ट भी लगाते हैं, दे डू एवरीथिंग, ये सब कुछ करते हैं, पर ये पढ़ नहीं पाते हैं। अब होता क्या है कि ये कुछ साइन है, कुछ इसके मार्कर्स हैं, सॉरी क्या हो गया, हाँ, कुछ इसके मार्कर्स हैं कि ये क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं ये कि दे पनिश देमसेल्व्स, ये अपने आप को पनिश करना शुरू करते हैं। फेसबुक डीएक्टिवेट कर देंगे, व्हाट्सएप डीएक्टिवेट कर देंगे, कुछ लोग अपने स्मार्टफोन्स के बदले वो वाला कीपैड वाला फोन ले लेंगे। करेंगे क्या ये कि एंटायर डे दे थिंक अबाउट स्टडी, पूरा पूरा दिन ये बेचारे पढ़ने का सोचते हैं, बट एट द लास्ट जब ये दिन के अंत में जब पढ़ने बैठते हैं या जब भी पढ़ने बैठते हैं तो ये पढ़ नहीं पाते हैं। तो जब ये नहीं पढ़ते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं, जब ये पढ़ने बैठते हैं तो ये पढ़ नहीं पाते हैं। इनका आउटपुट बहुत पुअर होता है, ये हमने ऊपर देख ही लिया है। फिर एक
समस्या में फंस जाते हैं, इसको बिलीव मी बहुत सारे स्टूडेंट्स को है ये अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, नॉट हाइपर एक्टिव, वो ADHD नहीं है, ADD, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये बस बैठे बैठे ना पढ़ने की आदत लगा लेते हैं। किताब सामने रहेगी और ये बैठे रहेंगे और सब कुछ करेंगे, ये इधर देखेंगे उधर देखेंगे, पंखा देखेंगे, कुछ नहीं तो कॉपी के पीछे वाला जो पेज है उसमें तरह तरह के चित्र बनाएंगे, ओम लिखने लगेंगे, सिग्नेचर करेंगे, अपना जो भी आर्ट फॉर्म्स हैं उसको उसमें दर्शाएंगे। दे विल डू एवरीथिंग। एक सेकंड में देख लूं रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं, बहुत ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है इन सब चीजों का, आई थिंक चल रही है, हाँ जी। तो ये जो है सब कुछ करेंगे, बस बेचारे पढ़ नहीं पाएंगे। अच्छा, इनका एक ये भी है बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि दे आर मिस्टर लोनली, अकेले रहेंगे, लाइफ बदल जाएगी, ना किसी से बात करने का मन करेगा, ना घर वालों से बात करने का मन करेगा, इरिटेटेड रहेंगे, कई मोटे होना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। और बिलीव मी दिस इज वेयर दिस प्रिपरेशन हर्ट देम फॉर लाइफ। बाकी सबका अगर सिलेक्शन नहीं होता है, जो भी बाकी कैटेगरी आप देख रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इस यूपीएससी प्रिपरेशन से वो अनहर्ट निकल जाते हैं, कुछ और करने लगते हैं जिंदगी में, कुछ भी जो भी हो सकता है, कोई और दूसरा एग्जाम निकाल लेंगे। बट दीज आर द पीपल हु आर हर्ट फॉर लाइफ। वो जो उसके निशान रहते हैं वो पूरी जिंदगी उनके साथ रहते हैं, दे आर अ चेंज्ड पर्सन। बहुत सारे लोग, एक सेइंग है, सेइंग नहीं है, एक कमेंट्री की लाइन है कि कमेंट्री, खैर फुटबॉल की कमेंट्री थी, मैंने उसको इम्प्रोवाइज किया हुआ है यूपीएससी के लिए, कि प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, स्पेशली व्हेन यू हैव टू डू इट विदाउट स्टडी। यूपीएससी की तैयारी एक बहुत ही कठिन चीज है, खासकर तब जब आपको उसको बिना पढ़े करना पड़े। तो ये वो लोग हैं जो बेचारे उसको करते हैं और फिर ये किस चीज में फंसते हैं, जो लास्ट इनका होता है, which I generally do not prescribe to a student of UPSC। बहुत लोगों को जरूरत होगी, आपको नहीं है, पर फिर भी आप करने लगते हैं। वो ये है कि मोटिवेशनल वीडियो देखना शुरू करते हैं और ये मैं बताता हूं आपको कैसे आपके लिए नहीं है। या ये टॉपर स्टॉक देखना शुरू करते हैं। दो चीजें इनको ये समझाया जाता है कि यहां से निकलने के ये दो तरीके हैं, जो यहां से निकलने के तरीके नहीं है, इसमें फंसने के तरीके हैं। ये हम आगे देखेंगे कैसे ये फंसने के तरीके हैं। टॉपर स्टॉक भी जैसे आपके लिए फंसने का तरीका है, किसी और के लिए 1, 2, 1.2, 2.1 इनके लिए हो सकता है, आपके लिए दोनों फंसने के तरीके हैं। होता यह है कि इस 2.2 में आप पूरी तरीके से ये समझ जाते हैं, ये पूरी तरीके से आपको ये हमारे जो हमें बचपन से समझाया गया है वो ये है कि आप अपने आप को दोष देना शुरू करते हैं। ये दोनों देखने का कारण, सिर्फ ये दोनों मोटिवेशनल, इनको देखने का कारण ये है कि बचपन से जो हमें समझाया गया है कि जब भी आप कोई चीज ना कर पाए तो आप ये समझ लें कि आपके अंदर इच्छा की कमी है। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है कि 90s में बचपन में आप देखेंगे तो सचिन बहुत अच्छा खेलता था, बाकी इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर उतना अच्छा नहीं खेलते थे, तो देखने वाले कहते थे कि सचिन इज मोर डिवोटेड टू द गेम। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ही इज टेक्निकली मोर टैलेंटेड। कोई भी प्लेयर हारने के लिए, फिक्सिंग के अलावा कोई भी प्लेयर हारने के लिए नहीं खेलता है, बस वो उतना टैलेंटेड नहीं है। सैड सॉन्ग गाने के लिए आपको बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है, आपका गला अच्छा होना चाहिए। किशोर कुमार हंसते हंसते भी आपसे अच्छा सैड सॉन्ग गा लेंगे। अब आप रोना शुरू करें और ये सोचें कि आप डिवोटेड डेडिकेटेड कम है, तो ऐसा नहीं है। आपका अपने जो सुर है उस पर कंट्रोल पुअर है। उसी तरीके से मोटिवेशनल वीडियो और टॉपर स्टॉक देखने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमें यह समझाया जाता है कि हमारे अंदर इच्छा नहीं है, हमें घटिया तरह के इंसान है और हमें उतनी इच्छा लानी है जितनी एक टॉपर में थी या मोटिवेशनल वीडियो में थी। तो अब आप देखें इसका फर्क क्या पड़ता है। ये मैं इसको हटा रहा हूं, अगर आप चाहें तो इसे लिख लें कि इन दोनों से होता क्या है। तो सबसे पहले तो यह है कि जो मोटिवेशनल वीडियो है ये काम नहीं करते हैं, ये फील गुड स्टोरीज हैं जो कि ज्यादातर एप्लीकेबल नहीं होती हैं। आप अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी लाइफ को छोड़ के यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक कमरे में बैठे हुए हैं
और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उस उम्र में, जिस अपने 20s में, जिसमें हमारे पूर्वज ज्यादातर शादी करके एक अच्छा जीवन बिता रहे, अच्छा मतलब एक खुशहाल जीवन बिता रहे थे, जो आपकी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सेक्सुअल सारी नीड्स को साइड करके आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आई एम डेड श्योर आपको इससे ज्यादा मोटिवेशन नहीं चाहिए। तो यू डू नॉट नीड मोर मोटिवेशन, यू नीड, आई विल सजेस्ट लेस मोटिवेशन एंड मोर टेक्निक्स। तो पहले तो ये समझ लें कि आपका जो भी आप मोटिवेशन करते हैं वो परमानेंट नहीं है, आपकी सेल्फ इमेज को रिड्यूस करता है, ये आपके दिल में और इस फीलिंग को बढ़ाता है कि यू आर अ लेसर बीइंग। अगर मुझे स्मार्ट लगना है तो मैं बाल कटवाऊं, मेकअप करूं, अच्छे कपड़े पहनूं, बजाय कि ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, टॉम क्रूज इनके वीडियो देख के अपने से रोज कंपेयर करूं। तो इस प्रॉब्लम का आंसर इमोशनल नहीं है, मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए नहीं है। यू आर एनफ मोटिवेटेड, यू आर डूइंग एवरीथिंग यू कैन, इवन यू आर पुटिंग मोर एफर्ट देन यू शुड हैव टू पुट। आपको जितने एफर्ट डालने चाहिए आप उससे ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। सेकंड है टॉपर स्टॉक। बहुत लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं है। जब आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है तब आपको टॉपर स्टॉक का कोई फायदा नहीं है। उसका कारण यह है कि आप उसको इमोशनली देखना शुरू कर देंगे। अगर नेपोलियन की कहानियां एक आर्मी स्कूल में जब पढ़ाई जाती हैं, जब जिसके मैनूवर समझे जाते हैं, तो उसने कैसे कॉर्प्स बनाई, कैसे अटैक किया, टोटल वॉर क्या है, वो सब समझा जाता है। हम बैठ के नेपोलियन की वो इच्छा है और इम्पॉसिबल वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, सब झूठ कहानियां है। ये सब हम जब सुनते हैं तो हमारी सेल्फ इमेज और पुअर होती है। तो इसको उनको सुनना चाहिए जिनको अपने आंसर उन टॉपर्स की बातों से सुनना है कि अच्छा कौन सी बुक पढ़ी, क्या ज्यादा इफेक्टिव है, क्या स्ट्रेटेजी है, बजाय कि अच्छा ये आईएएस का, ये रिक्शे वाले का लड़का आईएएस बना। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे वो आईएएस बना। आपको जरूरी नहीं है कि आप रिक्शे वाले का लड़का आईएएस बना तो ये आपके लिए कोई शर्म से डूब मरने की बात है। आप देखें ज्यादातर सक्सेसफुल लोग इस दुनिया में वर्किंग क्लास से आते हैं। इसका ये मतलब नहीं है सारा मिडिल क्लास कामचोर है। बहुत सारे फैक्टर्स जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तब एक सक्सेस स्टोरी बनती है। आपके केस में वो सारे फैक्टर्स उस जगह इकट्ठा नहीं हो पा रहे। दैट्स इट। वो कोई लेसर या सुपर बीइंग की बात नहीं है। तो अपनी सेल्फ इमेज को, जो आपके पेरेंट्स ने पूरी जिंदगी, हमारे पेरेंट्स करते हैं कि ये हो तुम वो हो, उससे सीखो, इसको देखो, उसको देखो, भैया को देखो, उसके भाई को देखो, वो आप अपने लिए खुद करवाते हैं इन मोटिवेशनल वीडियो टॉपर स्टॉक को देख के। आपको खुद भी नहीं समझ में आता। तो ठीक है, यहां पर इसको खत्म करते हैं और पहले समझते हैं कि आपने अपने आप को होपफुली कैटेगरी में बांट लिया होगा। तो जब हम कैटेगरी में अपने आप को बांट चुके हैं तो जो हम नाउ वी विल सी कि करना क्या है। तो इस वाले वीडियो में मैं सिर्फ बताऊंगा 1.1 को क्या करना है। थोड़ा अनफेयर हो सकता है, पर आपको लगे कि आप किसी दूसरी कैटेगरी में, तो प्लीज कमेंट करें। अगर मुझे ऐसा लगा कि 2, 4, 5, 10 जितने भी इसको देख रहे हैं, पता नहीं कितने तो देखेंगे, जितने भी इसको देख के इंटरेस्टेड हैं जानने में कि हमारी दूसरी कैटेगरी है और हमें यह समझना है कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे निकलें, तो आप कमेंट करें। आई प्रॉमिस दैट आई विल मेक अ वीडियो। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं वीडियो बनाऊंगा। एक तो बिना स्टूडेंट्स के कुछ पढ़ाना, कुछ समझाना भी बड़ा मुश्किल है। मैंने आज तक कभी पढ़ाया भी नहीं है, तो पहली बार मैं वीडियो कुछ बना रहा हूं। ये तो आप देखें और समझें कि कैसे आपकी क्या कैटेगरी है। अगर आप उस कैटेगरी 1.1 में आते हैं तो आगे देखते जाएं, और भी किसी में आते हैं तो आपको यही देखना है। आपको 1.1 में पहले जाना पड़ेगा, पहले आपको अपनी कैटेगरी चेंज करके वो स्टूडेंट बनना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे रास्ता है। वो कैसे बनेंगे वो हम देखते हैं। अभी हम देखते हैं सिर्फ 1.1। 1.1 का मतलब अब सिर्फ उसी की बात होगी, दोज हु आर गोइंग ओके एंड दोज हु हैव आइडेंटिफाइड देयर सोर्सेस। इसका जो इंटरसेक्शन है, ओके भी होने चाहिए और अपने सोर्स आइडेंटिफाई भी कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं, आपको करना यह है कि सबसे पहले एक टेबल बनानी है। ये कोई टाइम टेबल नहीं बनाने को मैं कह रहा हूं जो हम बचपन में बना लेते हैं, जिसमें 4 घंटे पढ़ना, फिर 15 मिनट का खेल एंड ऑल दैट। ये आपकी एंजाइटी और आपके आउटपुट को बेहतर करने के लिए है।
इसमें हम कुछ कॉलम बनाएंगे, पहले मैं बना लूं, उसके बाद हम देखेंगे। मैं आपको एक फॉर्मली टेबल दिखा भी दूंगा कि वो टेबल कैसे बनती है। आगे खुद बना लें, इतनी ज्यादा रो लगेंगी नहीं। इधर तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट्स के नाम, और इधर हम लिखेंगे सोर्सेस, जिसको कि आपको 3 कैटेगरी में सोर्सेस को डिवाइड करना है। सब्जेक्ट्स तो मेनली जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, और क्या हुआ, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट। अब वो होता है फॉरेस्ट, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स इसी के साथ होता है, तो अभी प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए एनवायरनमेंट को थोड़ा वेटेज देना पड़ता है। इधर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके लिए ये भी एक परेशानी है, सी सैट। तो आप ये जान लें कि इन सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बनाएं सबसे पहले। तो दूसरा करें कि इधर आप सोर्सेज लिखना शुरू करें। तो सोर्सेज जैसे हम लिखते हैं S1, S2, S3। S1 में वो सोर्स आएगा जिसको आप सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं। जैसे ज्योग्राफी में अगर आप सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं NCERT, लिख लें उसे। सोर्स 2 है, मान लीजिए आप कोई क्लास नोट्स, इसको पढ़ना चाहते हैं। सोर्स 3 है, कोई आप बुक पढ़ना चाहते हैं और एक फर्दर एडवांस स्टडी के लिए। मुझे नहीं पता कौन सी बुक स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मैंने सुना ही है, एक माजिद सर की बुक आती है, एक खुल्लर है, सविंदर सिंह है कोई। मैं याद रखें, मैं आपको ये प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं इनको पढ़ना है, मैंने 3 नाम सुने तो मैं वो लिखे दे रहा हूं, आपकी जो मर्जी हो, वरना आप S3 खाली भी छोड़ सकते हैं, नहीं पढ़ना आपको। पॉलिटी में जनरली स्टूडेंट TMH की बुक पढ़ते हैं, या पॉलिटी में अगर आप पहले NCERT पढ़ना चाहें तो। दूसरा TMH की पॉलिटी जो है M लक्ष्मीकांत, TMH, एक सेकेंड, TMH M लक्ष्मीकांत। तीसरा आप कोई भी पढ़ना चाहें, मुझे नहीं जानकारी है इस बारे में, छोड़ दें उसे। हिस्ट्री, ये इसमें तो खैर क्या ही है, NCERT पढ़ लें, कोई क्लास नोट्स पढ़ लें, पढ़ने का मतलब अभी लिख लें बस। तीसरा है, अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, बिनचंद्रा पढ़ना चाहते हैं, वो लिख लें, ठीक है, जो भी मन है। शेखर बंदोपाध्याय, अनदर वेरी गुड बुक, मतलब वेरी क्या, बहुत ही अच्छी बुक है। इकोनॉमिक्स में अगर आप सबसे पहले NCERT पढ़ना चाहें, सेकंड में आप कोई किसी कहीं से भी आपको कोई नोट्स आपने क्लास कर रखी हो या कहीं से ऑनलाइन लेना हो, जैसा भी। करंट अफेयर्स में आई सजेस्ट, मतलब मैं बहुत ज्यादा सजेस्ट, तो इसमें आपको कोई सोर्स नहीं सजेस्ट कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप एक वेबसाइट है, उसको आप डेली खोलते हैं, तो डेली के लिए एक मंथली वेबसाइट या नोट्स कहीं से भी आप खोलना देखना चाहें, तो एक तो डेली होता है जो थोड़ा थोड़ा दिया होता है, एक मंथली जो उसका पूरा जिस्ट होगा, तो मंथली जिस्ट पढ़ लें। न्यूज़पेपर, इस पर भी बड़ी कंट्रोवर्सी है, ये कवर टू कवर कितना पढ़ना चाहिए। एक आपको मैं छोटा सा वो दे सकता हूं कि न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ें, तो जैसे फोरम IAS, इसके बारे में मुझे पता है, तो उसमें आप देखेंगे वो दिया रहता है आपको न्यूज़पेपर में क्या क्या टॉपिक हैं जो पढ़ने लायक है। तो आप वो लिस्ट खोल लें, रोज इसमें दी होती है, तो वो खोल लें, उसमें से देख लें क्या न्यूज़पेपर में है, उस दिन का न्यूज़पेपर उठाएं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी, और उसको एक एक करके एक सरसरी निगाह से पढ़ते हैं। अब न्यूज़पेपर के नोट्स बनाना मैं फिर सजेस्ट नहीं करूंगा, आप क्या करें क्या ना करें, जिसको लगता है बनाना है, जिसको नहीं लगता है नहीं बनाना है, जैसा भी आप करना चाहें।
तो पहले तो आप एक टेबल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल मैंने आपके लिए बना के रखी हुई है, ये वो टेबल है। एक सेकेंड इसको ध्यान से देख लेते हैं। ये टेबल है, फिर से मैं बता रहा हूं, दिस इज नॉट एनी प्रिस्क्रिप्शन टू यू, ये बिल्कुल भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, ये टेबल है जो एक एग्जाम्पल है। इसमें ऐसे ही मैंने डिवाइड किया है कि सबसे पहले सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3। जैसे इकोनॉमिक्स में देख लें, टीएमएच की वो जो आती है एक बुक पढ़ सकते हैं, उमा कपिला एक बहुत अच्छी बुक है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए, इसको पढ़ लें। फिर करें ये कि सबसे पहले सोर्स 1, इसमें ये सोर्स 1 है, ये सोर्स 1 है, ये सोर्स 1 है, ये सोर्स 1 है, ये है, ये सोर्स 1 है। सबसे पहले आप देखें कि सोर्स 1 को सर्कल कर ले जो आपने पढ़ लिया है, एंड मेक श्योर कि सबसे पहले आपके सोर्स 1 वर्टिकली कंप्लीट होने चाहिए। हर सब्जेक्ट का सोर्स 1 आपके पास बॉक्स में बंद होना चाहिए। अगर आपका कोई सोर्स 1 बॉक्स में नहीं बंद है और आप यहां जाके इस सोर्स 2 को बॉक्स में बंद कर रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ, आप गलत पाथ पे चल रहे हैं। मेक श्योर सबसे पहले जो रेड हमने सोर्स 1 करे हुए हैं इनको वर्टिकली कवर करें। अगर आपने कुछ छोड़ रखा है तो सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट के सोर्स 1 पे आए, सबसे पहला। अब आप पढ़ेंगे कैसे? कुछ लोग होंगे जिन्होंने सोर्स 1 शुरू ही नहीं किए हैं या कर लिए हैं, तो एक स्टेप जो स्किप हो गई है वो ये करनी है कि आपको सबसे पहले अपने दिल से पूछना है जितना भी आपने पढ़ लिया है। ये एग्जांपल यही ले लेते हैं कि हमने एक स्टूडेंट है जिसने 4 पढ़ लिए हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के सोर्स 1। पॉलिटी में उसने इंडियन पॉलिटी भी पढ़ ली है जो बुक है, बाकी उसने भी कुछ नहीं पढ़ा है, इज ब्लैंक। करना क्या चाहिए उसे? सबसे पहले नंबरिंग करनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स की, अपने दिल से पूछे। आपकी एंजाइटी अगर चली जाती है इस तैयारी में तो आपका आउटपुट 10 टाइम्स बेटर हो जाएगा। इसीलिए आप देखें जो बच्चे सिलेक्टेड होते हैं या जो कहीं और जॉब कर रहे होते हैं उनके अच्छे सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उनके में वो एंजाइटी का फैक्टर नहीं आता है। तो आपको याद रखें कि इस तैयारी में अगर आपकी एंजाइटी है, आपको कुछ दिक्कत है, आपको कुछ बटरफ्लाईज आते हैं पेट में पढ़ते समय, सोचते समय, तो इसका मतलब है कि आपका आउटपुट बहुत पुअर हो जाएगा। इस तैयारी में कुछ बहुत क्लियरली दिखता नहीं है इंजीनियरिंग की तरह कि ये चैप्टर मुझे आता है वो चैप्टर नहीं आता है। सब कुछ एक समय ब्लर होने लगता है। शुरू में तो बहुत अच्छी चलती है, आप देखें हम सबकी तैयारी शुरू में बहुत अच्छी चलती है, 6-7 महीने साल भर बीतते हैं, वैसे ही हमारे पेट में बटरफ्लाई आना शुरू हो जाते हैं, हमें दिखना बंद होता है, वी फील लाइक वी आर इन फॉग। तो हमें वो फॉग क्लियर करनी है इस टेबल की मदद से। सबसे पहले तो आप 1 2 3 नंबर डालना शुरू करें, अपने दिल से पूछें 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्जेक्ट्स हैं, अपने दिल से पूछें सबसे ज्यादा आपको एंजाइटी किस सब्जेक्ट का नाम पढ़ के आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूं, सबसे ज्यादा है करंट अफेयर्स, अता पता ही नहीं। सेकंड साइंस एंड टेक, नो डाउट, पता ही नहीं करना क्या है इसमें। थर्ड है एनवायरमेंट, फोर्थ है ज्योग्राफी, अब यहां से दिखना शुरू हो गया, यहां से मुझे चैन आना शुरू हो गया। फिफ्थ पॉलिटी, सिक्स्थ सी सैट तो खैर जो भी थोड़ी बहुत मैथ बचपन में पढ़ा उसके अच्छी है। सेवेंथ इज इकोनॉमिक्स, एट्थ इज हिस्ट्री। यही पढ़ते पढ़ाते टाइम ही निकलता है, तो हिस्ट्री। आई अंडरस्टैंड बहुत का ये 1 भी होगा, तो ये 8 सब्जेक्ट है। अब आप ये देख लें 1 का क्या आपने सोर्स 1 पढ़ा? डेली 1 वेबसाइट या लास्ट कुछ मंथ्स के, इसमें ये शायद सोर्स 1 होना चाहिए, मंथली वेबसाइट। तो मंथली वेबसाइट लास्ट 3-4 महीने की क्या आपने पढ़ी है या नोट्स आपने पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो ये आपका इसका सोर्स 1 है। सबसे पहले आपको इसको करना है, क्योंकि हमने नहीं कर रखा है इसे, आप देखेंगे तभी आपका ये सोर्स 1 ही है। तो इसके सामने आप 1 लिख लें,
पहली प्रायोरिटी आपकी जिंदगी की ये है। सबसे पहले आपको जब से भी लास्ट प्रीलिम से मंथली मैगजीन उठा के पढ़ना शुरू करें। सारी एक बार में नहीं पढ़नी है, पर एक पढ़ें। काफी एंजाइटी, आपको काफी खुशी होगी। सेकंड नंबर पे साइंस एंड टेक है। जो भी आपने सोर्स आइडेंटिफाई किया है, मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रखा है साइंस एंड टेक की एनसीईआरटी, वही फिजिक्स केमिस्ट्री, जो भी आपने कर रखा हो कंसल्ट कर लें, ये सब्जेक्ट उसका नहीं। सेकंड प्रायोरिटी आपकी है, ये पहली बुक है जो आज शाम से आप पढ़ना शुरू कर देंगे। सेकंड नंबर पे ये एनसीईआरटी है। थर्ड देखें एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की एनआईओएस आईसीएससी बुक, या वो जो एक इंस्टीट्यूट है उसकी बुक्स पढ़ते हैं स्टूडेंट, नाम नहीं याद मुझे, तो उसमें आप देखें एनआईओएस, मान लो एनआईओएस है, जो भी है उसकी एनवायरमेंट, ये आपकी तीसरी बुक होनी चाहिए। तो 1 से हम शुरू करेंगे 8 तक। आप जब लास्ट में 7, 8 तक देखेंगे तो ये आपने पहले पढ़ चुका होगा, तभी आपका ये 7th और 8th इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ चुके होंगे। या जिसमें भी आपको नंबर आपने कम रखा है, जिसको भी पढ़ के आपको सुकून मिलता है, उसमें आप देखेंगे तो सोर्स 1 सबसे पहले सबके कवर कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब सारे सोर्स 1 आपके कवर कर लें, आपकी पहली प्रायोरिटी, लाइफ की पहली प्रायोरिटी है टू कवर S1 ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। तो अब आपको बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस दिमाग नहीं लगाना है, सबके सोर्स 1 को कवर करना है। अगर आपने नहीं किया तो कोई एंजाइटी की बात नहीं, वो आपको कवर करना है। कर लिया तो कोई एंजाइटी की बात नहीं, आपने सोर्स 1 कवर कर लिया है। इसका रिवीजन कैसे क्या करेंगे वो हम आगे देखते हैं। अभी सोर्स 2 और 3 को छोड़ देते हैं। अभी हम ये देखते हैं आपको अब इसके साथ करना क्या है। तो इसको हम एक बार मिनिमाइज करते हैं, इसे क्लियर करते हैं। अब आप देख लें हमें करना क्या है। तो जो पहला स्टेप था टू कवर सोर्स 1 ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, वो अगर हमने कर लिया है तो हम आगे देखेंगे, नहीं किया है तो सबसे पहले आप ये स्टेप पूरा करें। सेकंड स्टेप ये है कि आप बहुत सारे प्रीलिम्स के पेपर, यहां प्रीलिम्स के पेपर का ये मतलब नहीं है पास्ट ईयर, एनी एमसीक्यू, फुल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज जैसा भी हो, इन एमसीक्यू पेपर्स को या तो कहीं से खरीद लें, डाउनलोड कर लें नेट से, टेलीग्राम से, फोटोस्टैट कर लें, बुक्स के पीछे दिए होते हैं, जहां से भी मिले। अपने दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करें। पहले पार्ट में सोर्स 1 पढ़ें जो बचा हुआ है, सॉरी सोर्स 2, वो बताऊंगा मैं आपको करना क्या है। सोर्स 2 पढ़ना शुरू करें, वही नंबर वाइज। सेकेंड पार्ट ऑफ योर डे, सेकेंड पार्ट का मतलब वो सुबह भी हो सकता है, शाम भी हो सकता है, दिन के एक हिस्से में 100 एमसीक्यू का एक पेपर या 100 एमसीक्यू सॉल्व करें। अब ये क्यों बहुत जरूरी है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। एक तो कोई स्टूडेंट सामने नहीं है पूछने के लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आई होप कि समझ में आ रहा है। इससे होता ही है कि कोई भी बुक आप पढ़ते हो तो उस बुक में ना आपको यह पता है कि कंटेंट की हायरार्की क्या है। जैसे आपने पॉलिटी पढ़ना शुरू किया, आपको यह नहीं पता है कि आर्टिकल 14, 19, 21 आर इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 7 याद नहीं करना, आर्टिकल 239 नहीं याद करना है, तो आपको पता कैसे चलेगा? वो पता ऐसे चलेगा, या तो आपको कोई बताए ये बात, या आप एमसीक्यू सॉल्व करते जाएंगे। तो एमसीक्यू जो बनाते हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर बनाते हैं कहीं, वो कुछ, चाहे वो स्टूडेंट ही कोई बना रहा हो, 6 अटेम्प्ट दिया हुआ, चाहे कोई टीचर बना रहा हो, कोई कंटेंट राइटर कोई बना रहा हो, उसको ये आइडिया ज्यादा होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कहां स्टूडेंट्स फंसते हैं। तो जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते जाएंगे तो आपकी एक तो रिटेंशन पावर, आपको पता लगता जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपका जो बुक पढ़ के पुअर रिटेंशन है वो अच्छा होता जाएगा।
पहला फायदा यह है कि आपकी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ेगी, आपको पता लगता रहेगा कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा इससे यह होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कि आप जो सिलीनेस है, आपकी जो बहुत ही ऑब्वियस चीज है जो आप छोड़ देते हो, जिस पे ध्यान नहीं देते हो, उस पर आपका ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। इसका मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं। हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है कि कौन सा पहले आता है, लोअर पैलियोलिथ या अपर पैलियोलिथ। आप में से बहुत सारे लोगों ने स्टोन एज पढ़ा होगा और बहुत सारे होंगे, काफी होंगे जो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले कौन सी एज है, लोअर पैलियोलिथ या अपर पैलियोलिथ। सही जवाब है पहले है लोअर पैलियोलिथ। उसका कारण है कि जब आप जमीन खोदते हैं तो जो नीचे आता है वो पुराना होता है। लोअर पैलियोलिथ का नाम लोअर पैलियोलिथ इसलिए क्योंकि जमीन में नीचे होता है, अपर पैलियोलिथ उसके ऊपर होता है। अब ये बात जानने के बाद आपको ये याद रहेगा कि अपर पैलियोलिथ पहले आता है या लोअर पैलियोलिथ, जो आपको पहले नहीं याद रहा होगा। दूसरा एक ज्योग्राफी का एग्जांपल है, विंटर्स में रेन कहां होती है, सवाना टाइप, मेडिटेरेनियन टाइप, बोथ, नन। अब ऑब्वियसली बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर इसका मेडिटेरेनियन टाइप है, बट आप में से बहुत सारे लोगों ने क्लाइमेट पढ़ने के बावजूद भी ऐसी गलतियां कर देंगे। बुक में आप पढ़ेंगे तो उसी तरह पैसिवली एक नजर में आप जैसे पहले पढ़ा था वैसे दोबारा पढ़ जाएंगे। क्वेश्चन में जब आप दिमाग लगा के इसमें गलत हुए होंगे और फिर आप आंसर देखने जाएंगे तो ये आपके दिमाग में ज्यादा परमानेंट हो जाएगा। तो जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमारे दिमाग में चीजें ज्यादा परमानेंट रहती हैं। इसलिए भी हमें क्वेश्चन और ये एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए। तीसरी चीज देख लें, इसका क्या फायदा है। सॉरी फॉर दैट। तीसरा इसका फायदा ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा, कि जब आप प्रीलिम्स का पेपर देने जाएंगे 40 क्वेश्चन होंगे जो आपको आते होंगे, एंड बिलीव मी, फर्स्ट राउंड में एक बार पेन उठा के 40 क्वेश्चंस करना 100 में इज अ गुड अचीवमेंट। बट इससे भी आपका सिलेक्शन तो नहीं हो जाएगा, ये तो 80 आता है, कम से कम 110 नंबर चाहिए। जो स्टूडेंट एमसीक्यू सॉल्व करने के हैबिचुअल होते हैं वो क्वेश्चन देखेंगे और वो उस क्वेश्चन को देखने के बाद नर्वस नहीं होंगे, एलिमिनेट करना सीखेंगे और बहुत सारे इंट्यूशन उनका बेहतर हो जाएगा। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री देखें, जब हम 10th में पढ़ते थे तो हमें नहीं पता था क्या करना है, tan को साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, सेक स्क्वायर और अंडर रूट। जब आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपको इंट्यूशन बढ़ता जाएगा करना क्या एग्जैक्टली। उसी तरह एमसीक्यू जो स्टूडेंट सॉल्व करते रहते हैं वो बाकी बचे 30 क्वेश्चन में एक अच्छा गैस, एक गुड गैस लगाते हैं जिसमें वो 25 एटलीस्ट सही कर लेते हैं। तो जब आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की आदत रहेगी तो आप जो क्वेश्चन जिसमें डाइसी है, सर्टेन नहीं है, उनको सही करने की आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और जिनको एमसीक्यू सॉल्व करने की आदत नहीं होती है वो इसको 15-15 कर देते हैं, सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। इसीलिए आप देखें कि डेंसिटी बढ़ती जाती है। 100 के आसपास बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वो ये वाले होते हैं जो 15-15, कोई 10 सही करके 20 गलत कराते हैं। ये वो हैं जो 25 सही कर देते हैं। उसका कारण ये है, इनको एमसीक्यू लगाते लगाते पता है कि बिना एंग्जाइटी के उसको कैसे सॉल्व करना है, और वो बस घबरा के कोई नंबर नहीं घोला भर देते हैं, वो बहुत ही आराम से उसको पैशनेटली, नॉन पैशनेटली, टेक्निकली उसको सॉल्व करता है। चौथी चीज जो इसमें से आपको ये समझ में आनी चाहिए, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब इंटरेस्टेड तो हो ही जानने में, ये तो चौथी चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करें तो कुछ क्वेश्चन जो आपसे हो गए हैं बहुत ही आसान है उसको छोड़ दें। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये याद करने के सीधे सीधे आपकी इंफॉर्मेशन को बढ़ा रहे हैं उनको आप स्टार मार्क कर दें। अभी याद कर लें, उसके बाद फिर याद कर लें, ना हो तो अपनी बुक में लिख लें। ये आपके वो क्वेश्चन है जो आपको दूसरी बुक, बहुत सारी बुक्स पढ़ने से बचा रहे हैं, क्योंकि आप बुक्स पढ़ते हो फिर वहीं शुरू होगी। एक आप मेडिवल इंडिया की बुक पढ़ोगे, दूसरी बुक पढ़ोगे तो फिर वही अकबर और बाबर और हुमायूं और ये और वो। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सीधे सीधे जो मतलब की चीज है वो आपके सामने आ जाएगी। तो दैट इज अ बेटर रिवीजन रादर देन गोइंग थ्रू अ बुक ऑल टुगेदर।
एक नई पूरी बुक पढ़ने से अच्छा ये है कि आप यही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहें। इसमें जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया उसके अपने हिसाब से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी, उसको स्टार मार्क कर ले। परेशान ना हो कि मुझसे सर 100 में से 40 सवाल लगे, जो 60 नहीं लगे दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। स्टार मार्क करके उनको याद कर लें, बाय हार्ट कर लें, रिमेंबर द इंफॉर्मेशन। कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें आप सिली मिस्टेक कर गए, अपर पैलियोलिथिक लोअर पैलियोलिथिक टाइप की, उसको आप सर्कल कर लें। अगली बार एक बार फिर सॉल्व करके देखें कि आप फिर से उसी कंसेप्ट, जो कंसेप्चुअल गलती करी है आपने, आता था आपको, कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं थी बट आप कंसेप्चुअली मिस्टेक कर गए, उसको आप सर्कल बना लें और याद रखें। तो जो नेक्स्ट जो 60 क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पाए हैं, दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ, मतलब आप इस पे दुखी ना हो, इट्स नॉट, इट शुड नॉट बी द कॉज ऑफ योर डिसअपॉइंटमेंट। इट इज एन अपॉर्चुनिटी कि आपको जो 60 के क्वेश्चन नई इंफॉर्मेशन मिली जिसको पढ़ने में आप महीनों लगते, हो सकता है आप कभी ना पढ़ पाते, अब आपको वो क्वेश्चन के 60 क्वेश्चंस के रूप में आराम से मिल रहा है, तुरंत याद करें। उस पेपर को रख दें संभाल के, नेट लैपटॉप पे हो तो सेव कर लें कहीं एक फोल्डर में। हफ्ते 10 दिन बाद जब भी आपको खाली समय, जब भी आपको कभी लगे तो उसे पढ़ते रहें, और अपनी बुक में भी जहां जहां नोट करें। बहुत ज्यादा इसको बल्कि ना करें कि बुक में भी नोट करें फिर पेपर रखें। जो आपको आराम से हो सकता है 1.5-2 घंटे लगाएं इस पे, 2 घंटे सॉल्व करने के, 2 घंटे उसको एनालाइज याद करने के। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। इस बात की चिंता ना करें आपके कितने मार्क्स आते हैं। कोई इंजीनियरिंग पेपर नहीं कि आपके 60 आते हैं तो आप 60 के लायक है, किसी पेपर में आपके 50 आ जाएंगे, किसी में 150 आ जाएंगे। तो ये करना है। इसके साथ साथ ये थर्ड स्टेज थी, सेकंड थी प्रीलिम्स पेपर। इसके साथ थर्ड स्टेप आपको क्या करनी है, थर्ड स्टेप आपको यह करना है कि जब आप पेपर सॉल्व रोज एक कर रहे हैं, पेपर माने से एमसीक्यूज नहीं, पेपर में ज्यादा बेहतर 100 पे क्वेश्चन, उसको नंबर अपने आप को दें, मोटिवेटेड बने रहेंगे। प्लस सोर्स 2, और फिर आगे अगर जब सबके सोर्स 2 पढ़ जाए, सोर्स 3, किसी सब्जेक्ट से प्यार ना पालें, सबकी बराबर रिस्पेक्ट करें, सबके सोर्स 2 और सबके फिर सोर्स 3 पढ़ जाए। और जब अगर आप ये सब कर चुके हो, क्योंकि बहुत लंबा है, तो फिर यह है कि रोज 200 क्वेश्चन कर लें उसे, 2 MCQs, 2 पेपर्स, जो कि आपके 8 आवर्स के बराबर होगा। एंड दैट विल बी अ गुड आउटपुट। आप ये जान लें कि प्रीलिम से पहले जिसने भी 15,000 क्वेश्चन, 150 पेपर्स होते हैं, 15,000 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एमसीक्यू के प्रीलिम्स के, ठीक जगह से, ठीक है, मतलब रिस्पेक्टेबल जगह से, बहुत ही खराब गलत ना हो क्वेश्चन, बहुत ज्यादा करे हैं 15,000 क्वेश्चन, उसके प्रीलिम्स निकालने के, सिलेक्ट होने के चांसेस, बिलीव मी, 5 टाइम्स ज्यादा है बजाय उसके जिसने सिर्फ बुक्स पढ़ी है। उसका वो रिटेनेबल ही नहीं है। अभी आई एम श्योर कि आप फिर से बता देंगे मुझे अपर पैलियोलिथ और लोअर पैलियोलिथ का अंतर, जो अभी तक आपने 5 बार पढ़ने के बाद भी आपको याद नहीं है। सवाना मेडिटेरेनियन एक बार जाके आप बुक में देख लें। सो मेक श्योर, किसी को लड़ना सिखाना हो तो उसके लिए पिटना भी बहुत जरूरी है। उसी तरह अगर आपको अपने सब्जेक्ट को अच्छा करना है तो आपको पेपर लगाने बहुत जरूरी है। कुछ बचता नहीं है, आपकी नर्व सेटल ऑब्वियसली पेपर लगाने से हो जाएंगी। कवर टू कवर रिवीजन की जगह जो आपको समय, जो कवर टू कवर रिवीजन में होता यह है, बुक्स फिर से पढ़ना है, रिवाइज करना, पैसे हो जाता है, बहुत स्पीड घट जाती है हमारी। इसलिए आप देखेंगे रिवीजन स्टूडेंट्स हेट रिवीजन, क्योंकि गलत तरह से करते हैं। और फिर उस बुक को वही पढ़ना जो आप एक बार जो मूवी आप एक बार देख चुके हो, अगली बार आप उसको लेस प्रॉम्प्टनेस में देखोगे, ज्यादा प्रॉम्प्टनेस में नहीं देखोगे। पेपर सॉल्व करते टाइम फिर आपको सिर्फ उतना ही देखना है जितना आपके मतलब का है, जो उस समय आपको हिट किया। सो ऑब्वियसली आप इसे पढ़ें। ये 1.1 स्टूडेंट के लिए था जिसने आइडेंटिफाई कर लिया सोर्स। बाकी स्टूडेंट्स को क्या करना है, अगर ये आपको जानना है तो आप, अगर ये वीडियो पूरा देख चुके हैं तो मेक श्योर यू कमेंट, मतलब कन्वे हो जाए, मुझे लगे कि आप इंटरेस्टेड हैं ये देखने में, तो आई श्योरली अपलोड दी अदर वंस कि क्या करना है। और बिल्कुल परेशान ना हो, उसके भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके हैं। दैट्स एन ईजी थिंग टू डू। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स।